हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर गांव में राखी अपनी माँ कौशल्या और पिता शिवराम के साथ रहती थी। राखी के पिताजी खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से अब राखी के पिताजी ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पाती। राखी की माँ कौशल्या जैसे तैसे घर का गुजारा कर रही थी। कौशल्या राखी के पिताजी के खेतों में खेती बाड़ी में हाथ बटाया करती थी और बचे हुए समय में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने भी जाया करती थी। क्योंकि कौशल्या एक ऊंचे विचारों वाली महिला थी, इसीलिए वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। वे जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके खुशी के साथ विद्यालय की फीस भर दिया करती थी। इस तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन कौशल्या काम मांगने एक साहूकार के घर जाती है। वह साहूकार बड़ा ही लालची और नजरखोर इंसान था। वह कौशल्या को देखकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। अरे कौशल्या, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कोमल कोमल हाथ खेतों में काम करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे अच्छे जेवर पहनने के लिए है। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता की उम्र के हैं। आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। अरे कौशल्या जी, मैं तो तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। तुम मेरी बातों को इतना सीरियस मत लो। अच्छा ठीक है, परंतु आगे से मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं चाहिए मुझे कोई काम, मैं जा रही हूँ। सेठ कौशल्या की यह बातें सुनकर अंदर ही अंदर नफरत से भर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी सेठ मन ही मन ठान लेता है कि वह किसी भी तरह कौशल्या को अपनी बनाकर रहेगा। कौशल्या घर आकर अपनी बेटी के साथ रोजाना की तरह हंसी मजाक करने लगती है और दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन वह साहूकार अपने वकील के साथ कौशल्या के घर पहुंच जाता है। कौशल्या, तुम्हारा यह मकान अब मेरा हो गया है, क्योंकि तुम्हारे इस मंद बुद्धि पति ने कुछ सालों पहले मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जो उसने आज तक नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हारा यह घर मेरा हो गया है। मेरे पति ने तुमसे कोई रुपए नहीं लिए और हमें भला 2 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? हम यह घर खाली नहीं करेंगे। तुम जल्दी से मेरे घर से चले जाओ। वकील साहब, दिखा आपने इन लोगों की बदतमीजी को। आप ही इन्हें एग्रीमेंट पढ़कर बता दीजिए। सेठ जी सही कह रहे हैं। एग्रीमेंट के अनुसार कानूनी रूप से यह जमीन सेठ मूलचंद की हो गई है और तुम लोगों को यह घर खाली करना पड़ेगा। कौशल्या, तुम मेरे अपने गांव की हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लेती हो तो मैं तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरी दोस्ती नहीं स्वीकार की तो मैं अपने आदमियों के साथ तेरे घर आऊंगा और तुझे और तेरे इस मंद बुद्धिपति को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे हम। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। कौशल्या को इस बात की चिंता हो गई थी कि वह किस तरह सेठ से अपना मकान छुड़वाए, क्योंकि कौशल्या एक चरित्रवान और सुहागन स्त्री थी, इसीलिए वह किसी भी तरह सेठ से दोस्ती करने वाली नहीं थी। कौशल्या बिना किसी प्रयास के अपनी बेटी खुशी और अपने पति के साथ रूखा सूखा खाकर रह रही थी। यहाँ हवेली पर सेठ कौशल्या का इंतजार कर रहा होता है और उसके दिल पर अब कौशल्या असर कर गई थी। पूरा 1 महीना होने पर जब कौशल्या नहीं आती है तो सेठ गुस्से से अपने 3-4 आदमी लेकर कौशल्या के घर पहुंच जाता है। ओए कौशल्या, चल बाहर निकल। मैंने तुझे पूरे 1 महीने की मोहलत दी थी, परंतु तुझे होश आने वाला कहाँ है? और इस तरह सेठ के आदमी कौशल्या का सारा सामान निकालकर घर के बाहर फेंक देते हैं और कौशल्या के परिवार को बेसहारा कर देते हैं। बेचारी कौशल्या एक बेबस स्त्री थी। उसके पास सेठ से मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। वह अपने कुछ कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। क्योंकि कौशल्या के पास अब रहने के लिए छत नहीं थी, इसीलिए वह गांव के बाहर जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते कौशल्या और उसका परिवार बहुत थक जाता है और सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया कुछ खाने को दीजिए ना। क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तो यहीं बैठकर मेरा इंतजार कर। कौशल्या वहाँ से कुछ खाने की तलाश में निकल जाती है, परंतु पूरे जंगल में कुछ खाने का सामान नहीं मिलता। अंत में वो नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है।
हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? पहले तो तूने मेरे पति की याददाश्त खो दी और अब तूने हमारे सर से छत भी छीन ली है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ। वह सुबह से भूखी है, जंगल में भी कुछ खाने को नहीं मिला। अब मुझे इस दुनिया में और नहीं रहना। मैं अभी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। कौशल्या नदी की ओर बढ़ रही होती है। उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। कौशल्या, तुम ये क्या करने जा रही थी? तुम इस तरह अपनी जिंदगी को इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वहाँ तुम्हारा निर्दोष पति और तुम्हारी बच्ची राखी जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो, अगर तुम नहीं रही तो राखी को कौन रोटी देगा? वो बेचारी तो भूखे ही मर जाएगी। मुझे माफ कर दो परी जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आखिर तुम ही बताओ, मेरी क्या गलती थी जो मैंने सेठ से दोस्ती नहीं की? मैं एक सुहागन स्त्री हूँ और मेरे सुहाग के होते हुए एक दूसरे मर्द के संपर्क में मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया है और इसके बदले मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने अपना धर्म निभाया है और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपना धर्म निभाऊंगी। यह लो, यह जादुई केक है और कुछ खाने का सामान है। तुम जादुई केक को अपने खेत में गाड़ देना और अगली सुबह तुम्हें एक चमत्कार देखने को मिलेगा और यह खाना तुम अपनी बेटी और अपने पति को खिला देना। इनसे उनकी भूख थोड़ी शांत होगी। कौशल्या परी का धन्यवाद देकर परी से वह जादुई केक लेती है और अपनी बेटी राखी के पास जाती है। सभी लोग परी का दिया हुआ वह खाना खा लेते हैं और वहां से चलने लगते हैं। कौशल्या अपने खेतों पर पहुंचकर परी के कहे मुताबिक जादुई केक अपने खेतों में दबा देती है और सभी लोग वही खेतों में सो जाते हैं। अगली सुबह जब राखी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उनके खेतों में तो जादुई केक की खेती हो गई है और उनका खेत है पूरी तरह से ढेर सारे टेस्टी टेस्टी केक से चमक रहा है। उठिए माँ, देखिए हमारे खेतों में तो चमत्कार हो गया। यहाँ तो जादुई केक की खेती हो गई है। कौशल्या यह सब देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद देती है। और अब कौशल्या के पास बहुत सारे टेस्टी टेस्टी केक हो गए थे। वह रोजाना अपने खेतों से केक ले जाकर शहर के बाजार में बेच दिया करती थी और धीरे धीरे करके उसका अपना खुद का एक घर हो गया था, जिसमें वह अपनी बेटी राखी और अपने पति शिवराम के साथ हंसी खुशी से रहने लगी थी। एक दिन सेठ कौशल्या को बाजार में केक की दुकान पर देख लेता है। वह कौशल्या को इतनी बढ़िया सुंदर कपड़ों में देखकर हैरान रह जाता है और मन ही मन कहता है, मैंने तो इस कौशल्या का सब कुछ उजाड़ दिया था, फिर यह अब इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे इसका पता लगाना होगा। सेठ कौशल्या का पीछा करते करते उसके खेतों तक पहुंच जाता है और वह जादुई केक के खेत देखकर हैरान रह जाता है। रात होने पर सेठ कौशल्या के उस खेत से जादुई केक चुराने की सोचता है। वह जैसे ही खेतों में घुसता है, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और उस सेठ की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे की तरक्की से नहीं चलना चाहिए और हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।